Good morning, friends. My name is Chandravardhan, and I welcome you all to PCS Educare, one of the India's leading educational platforms. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीपीएससी का एग्जाम बस अगस्त लास्ट में होने वाला है और इसके बारे में बीपीएससी ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है, तो आप लोग बहुत ही मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है बीपीएससी के लिए, जो कि है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो सेगमेंट होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस 30 क्वेश्चन को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। अगर आप ढंग से पढ़ते हो ना तो 30 में से 25 से लेकर 28 क्वेश्चन तो आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हिस्ट्री में कौन कौन सा पॉइंट आपको पढ़ना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में आपको अगर मैं बताऊं, एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो चूंकि बिहार में क्या है, सिंधु सभ्यता का ज्यादा स्थल है नहीं, है ना। मतलब एक भी स्थल सिंधु सभ्यता का तो है नहीं बिहार में, तो सिंधु सभ्यता से क्या होता है, लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके पहले की अगर बात करें तो प्रागैतिहासिक काल जो है वहां से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ 2 साइट है बिहार में, चिरांद है और चेचर है। चिरांद है और क्या है, चेचर, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से जो आपके आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल जो सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता से भी बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जो विभिन्न स्थल हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि स्थल जो है उनका लोकेशन क्या है। तो इसके लोकेशन जो है, जितने भी स्थल है उनके लोकेशन आपको याद रखने हैं और जो वहां से आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स मिले हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल जो प्रूफ्स मिले हैं उनके बारे में आपको देखना है, ठीक है। तो विभिन्न जो स्थल है जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगा हो गया, बानावली हो गया, लोथल हो गया, इन सब जगहों का लोकेशन क्या है, किस राज्य में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है और वहां से क्या साक्ष्य मिले हैं, केवल इतना पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर जो उस समय था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। सिंधु सभ्यता में आर्ट एंड कल्चर और सोसाइटी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इससे ज्यादा सिंधु सभ्यता में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि पढ़नी है, लेकिन बीपीएससी पीटी के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, केवल वही मैं बता रहा हूं और वही पढ़िए। ज्यादा समय है नहीं, ज्यादा समय रहता, अगर पूरा 1 साल का तैयारी रहता तो मैं बताता, पूरा एक एक पॉइंट बताता कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल 2 महीने का ही समय बचा हुआ है, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल वही पढ़ना है, ठीक है। और आगे बढ़ते चल रहे हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है बौद्ध एवं जैन धर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है बौद्ध एवं जैन धर्म। क्यों ऐसा करना है, बौद्ध एवं जैन धर्म क्यों पढ़ना है? क्योंकि आप लोग जानते हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो या फिर वो महावीर, दोनों का ही बहुत ही तगड़ा, बहुत ही मतलब निकट संबंध रहा है बिहार से, है ना। बिहार में आप जानते हैं कि बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा आप जानते हैं कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, है ना। तो इन दोनों का ही बहुत ही गहरा संबंध रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो चूंकि बिहार का एग्जाम है, इसलिए बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में आपको निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो दोनों की जीवन यात्रा जो है, जीवन यात्रा के बारे में, उनके बारे में जितने भी पर्सनल क्वेश्चन आते हैं, जैसे उनका जन्म कब हुआ, कब अभिनिष्क्रमण कब हुआ, मतलब घर का त्याग उन्होंने कब किया, किस घोड़े से त्याग किया, उनके घोड़े का नाम क्या था, क्या क्या उन्होंने देखा था महात्मा बुद्ध ने जिससे उनको सन्यास की प्रवृत्ति उनके अंदर जागृत हुई, किस वृक्ष के नीचे उनको, किस नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। कहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया, किसको पहला उपदेश दिया, कौन उनका प्रिय शिष्य था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद करना है ये सब चीज, ठीक है। जितनी भी जीवन यात्रा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जो भी आपको पढ़ना है वो सब आप पढ़िएगा, ठीक है। कुछ भी पॉइंट छोड़िएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिहार
बीपीएससी के लिहाज से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो मौर्य काल में आते हैं। अच्छा, अब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष इससे पहले आता है, या फिर आपका महाजनपद काल आता है, जहां पर 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अश्वक, अवंती, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, कंबोज, ये 16 आपके टोटल महाजनपद होते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन वो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उनमें इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। सिर्फ इतना याद रखिए। और 16 महाजनपद जो है उनकी राजधानी देख लीजिए कि किस महाजनपद की राजधानी कहाँ है। इसके अलावा आपको कुछ भी वहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यदि वैदिक काल में बात करें तो वैदिक काल में भी आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो है, जैसे गार्गी का संवाद जो है वो किस उपनिषद में है, या फिर थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है गायत्री मंत्र किसमें आता है ना। ये सब जो चीजें हैं, थोड़ी बहुत चीजें जो पढ़नी है वही है, ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस देवता का उल्लेख है, ये सब छोटी मोटी जो चीजें हैं जो कि आपको लुसेंट में मिल जाती है, केवल वही पढ़ना है। पूरा का पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है वैदिक काल, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से नहीं पूछा जाता है, तो आप उसको लेफ्ट करके भी चल सकते हैं, छोड़ करके भी चल सकते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष में यदि बात करें तो लास्ट में आपको महापद्मनंद है, ठीक है। महापद्मनंद के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उससे पहले यदि बात करें तो अजात शत्रु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में यदि हम लोग चलते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा धननंद के बारे में, क्योंकि धननंद ने ही चाणक्य का अपमान किया था और उन्होंने फिर चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके और फिर क्या किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो इन तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ खास पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है मगध साम्राज्य में, ठीक। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि उसकी राजधानी कब कहाँ स्थापित हुई और किसने की, ठीक है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम मौर्य काल में चले तो इसमें भी बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसमें जो है इंडिका के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी थी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कितने अधिकरण थे और क्या क्या इसके विषय वस्तु थे, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा चाणक्य के बारे में पढ़ लीजिएगा, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो चाणक्य के बारे में भी पढ़ ही लेंगे। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लीजिएगा। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका अशोक। अशोक के बारे में निश्चित तौर पर आपको पढ़ना है। अशोक के बारे में जो है, अशोक का जितना भी था प्रशासन था, अशोक के समय में समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, उसके समय प्रशासन का स्वरूप कैसा था, जैसे केंद्रीकृत प्रशासन हुआ करता था, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हुआ करता था, ठीक है, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम हुआ करता था, किस प्रकार का प्रशासन तंत्र था वो पढ़ लेना है। अशोक के जितने अभिलेख हैं उनके बारे में पढ़ लेना है आपको, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि अशोक का नाम, अशोक किन किन अभिलेखों में मिलता है, बाकी सब जगह तो उसका नाम आपको पता है कि देवानाम पियदस्सी मिलता है, लेकिन कुछ अभिलेख है, जैसे 4 अभिलेख है जिनमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, ठीक है। मस्की, गुर्जरा, उद्गोलन और नित्तुर सन्नाटी, है ना। तो इस तरह के जो पॉइंट्स है ये जरूर पूछे जाते हैं। पशुपद से पर रोक किस अभिलेख में लगाया है, या फिर किस स्तंभ लेख में लगाया है ना। सरिये पुत्र और बाकी जितने पड़ोस के राजा थे उनकी चर्चा अशोक ने किस अभिलेख में की है या स्तंभ लेख में की है, ये सब क्वेश्चन जो है निश्चित तौर पर पूछा जाता है, ठीक है। और हर एक जो धर्म है उसका संस्थापक कौन था और उसका अंतिम शासक कौन था, ये जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, ठीक। तो यहाँ पर बस इतना ही है, ठीक। इसके बाद यदि हम लोग चलते हैं आगे की ओर चलें तो यहाँ पर आपका आता है गुप्त काल। गुप्त काल से पहले यदि आप चाहें तो शुंग वंश के बारे में और कर्म वंश के बारे में, इन दोनों वंशों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहे तो कुषाण वंश के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कुषाण वंश से, ठीक है। क्योंकि कनिष्क उसके महत्वपूर्ण राजा थे और कनिष्क जो है उनका संबंध भी बिहार से रहा है, तो इसलिए उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, कुषाण वंश के बारे में, ठीक है। और जैसे उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कुषाणों ने ही सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे, सर्वाधिक शुद्ध जो स्वर्ण सिक्के थे वो कुषाणों ने ही चलाए थे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन वहां से अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है।
इसके बाद आते हैं हम लोग गुप्त काल। तो गुप्त काल में 2-3 राजा जो थे उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपका समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, समुद्रगुप्त के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि बिना प्रकार का सिक्का कौन चलाया था, तो समुद्रगुप्त चलाया था, ठीक है। स्कंदगुप्त के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुनों का सर्वप्रथम हुनों का सर्वनाश किसने किया था, तो स्कंदगुप्त ने किया था, है ना। इन सब के बारे में क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछा जाता है, ठीक। और इसके बाद यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर समुद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, फिर विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक। इसके अलावा और कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी रामगुप्त, भानुगुप्त ये सब कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। समुद्रगुप्त पढ़िए, स्कंदगुप्त पढ़िए और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पढ़िए, इतना काफी होगा, ठीक है। और बाकी गुप्त काल का प्रशासन, गुप्त काल में जो मंदिरों का निर्माण हुआ, कला शैली जो थी, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे महाकाव्यों की रचना उस समय में हुई थी, पुराणों की रचना हुई थी, उपनिषदों की रचना हुई थी, है ना, गुप्त काल में ही। तो इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। उस समय का जो लिटरेचर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज के बारे में पढ़ना है, वो है आपका हर्षवर्धन के बारे में, राजा हर्षवर्धन के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। और हर्षवर्धन के समय में जो ह्वेनसांग आया था उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम लोग बात करें मौर्य काल में, तो फाह्यान जो आया था, गुप्त काल में जो फाह्यान आया था उसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फाह्यान और ह्वेनसांग इन दोनों के बारे में पढ़िएगा, बाकी कुछ खास पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर और देख लेते हैं कि हमें मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ना है। तो मध्यकालीन इतिहास में 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में पढ़िए, बाकी कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। तो दिल्ली सल्तनत जो है उसमें यदि बात करें तो आप क्या करिएगा कि गुलाम वंश के बारे में सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गुलाम वंश के बारे में पढ़िएगा। गुलाम वंश में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐबक हो गया, मैं बता देता हूं आपको, ऐबक के बारे में पढ़ लीजिएगा। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर आप बलबन के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये तीनों पढ़िएगा, इतना काफी है, ठीक। इसके ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। गुलाम वंश में या फिर मामलुक सुल्तान वंश जिसको कहा जाता है उसमें, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, तो इसके अलावा आपको खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और तुगलक वंश में आप पढ़ लीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा और कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोधी वंश वगैरह जो है उसमें बहलोल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी उसके बाद तो इब्राहिम लोधी के साथ जो बाबर का संघर्ष हुआ था और उसके बाद फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। तो दिल्ली सल्तनत में और क्या क्या पढ़ना है आपको, दिल्ली सल्तनत में जो स्थापत्य कला थी या फिर मुगल काल में भी आपको पढ़ना क्या है, तो प्रशासन के बारे में पढ़ना है। दोनों में ही बता रहा हूँ, प्रशासन के बारे में पढ़ना है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो या मुगल काल हो, उसमें प्रशासन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना है और स्थापत्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इतना पढ़ लीजिए तो काम हो जाएगा, इससे ज्यादा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद यदि हम लोग देखें तो मुगल काल में आपको क्या क्या पढ़ना है। मुगल काल में जो है ये सब तो पढ़ना ही है, प्रशासन हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया और आपका स्थापत्य कला हो गया, ये सब के बारे में तो पढ़ना ही है। मुगल काल में आपको किन किन शासकों के बारे में पढ़ना है, तो आपको केवल पढ़ना है ग्रेटर मुगल के बारे में, ठीक है। ग्रेटर मुगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ग्रेटर मुगल में कहां से कहां तक आता है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, ठीक है। तो बाबर से औरंगजेब तक, यहीं तक आपको पढ़ना है। ग्रेटर पता नहीं क्यों कहा जाता है, लेकिन जो भी है औरंगजेब, ठीक है। ये जो है आपका बाबर से लेकर औरंगजेब तक पढ़ना है। और उसके बाद तो छोटे मोटे राजा हुए थे,
उनके बारे में इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपको लूसेंट में मिल जाएगा, तो उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है आप चाहे तो लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि पहले लूसेंट से ही कवर कर लीजिए, उसके बाद यदि समय बचता है तो आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, और फिर अगर उससे भी मन नहीं भरता है तब जाकर के एस के पांडे की किताब पढ़िएगा, ठीक है। तो ग्रेटर मुगल्स के बारे में पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, प्रशासन पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, और साथ में स्थापत्य पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे देख लेते हैं। अब चलता है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में आते हैं, और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका, ये आपका VBI है, ये जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ये VBI है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला चैप्टर आता है आपका यूरोपीय कंपनियों के बारे में। इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। पहली फैक्ट्री किसकी स्थापित हुई थी, उनका जो क्रम था आने का, जो यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का जो क्रम था उसको पढ़ लेना है कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कहाँ स्थापित हुई थी, ये जरूर पढ़ लेना है। खास करके पटना में जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी उसके बारे में निश्चित तौर पर आपको पढ़ लेना है। पटना से सोने का व्यापार वगैरह होता था, बारूद का व्यापार होता था, तो ये सब जो है आपको पढ़ लेना है। पटना से रिलेटेड या फिर बिहार से रिलेटेड जो भी यूरोपीय कंपनियों के बारे में है वो जरूर पढ़ लेना है, उससे आगे आपको कुछ खास नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो संघर्ष हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, वो सब थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना क्या है, बंगाल और अंग्रेजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मैसूर की बात करें तो टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। खास करके जो युद्ध हुए थे उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, और जो संधियां हुई थी उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, उससे ज्यादा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। सिखों की बात करें तो सिखों में आपका गुरु गोविंद सिंह के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनका जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था। इसके अलावा किसी सिख गुरु के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बंगाल और अंग्रेज पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार जो था पहले बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था, इसलिए बंगाल के इतिहास से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, चाहे वो मीर जाफर हो, मीर कासिम हो, इन सब के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। और यहीं पर फिर आपका पलासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, इन सब के बारे में भी निश्चित तौर पर डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, चाहे वो ब्लैक होल की दुर्घटना ही क्यों ना, ठीक। तो बंगाल वर्सेस अंग्रेज जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरे अच्छे से पढ़िएगा। और ये सब मैं पढ़ा चुका हूं अपने चैनल पर, तो हमारे चैनल से हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका गवर्नर जनरल एवं वायसराय, ठीक है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कौन सी प्रमुख घटना हुई, कौन से प्रमुख युद्ध हुए, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे 1857 की क्रांति के टाइम में कौन था गवर्नर जनरल, 1858 में प्रथम जो वायसराय बना भारत का वो कौन बना, प्रथम गवर्नर कौन था भारत का, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भारत का, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, इस तरह के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय वायसराय कौन था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय वायसराय कौन था, भारत का जो संघर्ष हुआ था अंग्रेजों के साथ उसमें विभिन्न जो घटनाक्रम थे उस समय कौन था आपका वायसराय, इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे 1931 के दौरान गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ था तब कौन था वायसराय, गांधी इरविन पैक्ट था तो लॉर्ड इरविन था उस समय वायसराय, है ना। उसी तरीके से यदि हम बात करते हैं विश्व युद्ध की तो लॉर्ड लिथगो जो था वो विश्व युद्ध के समय में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में वायसराय था। तो इस तरह के क्वेश्चन बराबर अक्सर पूछे जाते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप हम लोग देखते हैं पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम है, जो कि आपका 1909 का एक्ट है। इसके अलावा 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। तो उस समय वायसराय कौन था, ये सब क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चाहे वो बंगाल का विभाजन हो तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है बराबर पूछा जाता है जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नर जनरल एवं वायसराय, या फिर इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया, विधवा पुनर्विवाह कानून किसके समय में आया, डाकघर अधिनियम किसके समय में आया, या फिर प्रेस को का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सर किस वायसराय को सज्जन कहा जाता है तो सज्जन रिपन को कहा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जो कि आपको याद होना चाहिए। रेलवे किसके शासनकाल में चलाया गया,
टार की जो सेवा है वो किसके शासन में काल में आई, पीडब्ल्यूडी किसके शासनकाल में आया, ये सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। जैसे आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, राज्य हड़प की नीति थी, ये किसके शासनकाल में आया, कौन लेकर के आया, लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपका बंदोबस्ती था, विभिन्न जो भूमि सुधार कानून थे, जैसे अस्थायी बंदोबस्ती हो गया, महालवाड़ी हो गया, जमींदारी हो गया, इन सब के बारे में आप निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा, जो कि आपका गवर्नर जनरल एवं वायसराय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो मेन चैप्टर है आपका, वो है आपका सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर आपका चाहे वो ब्रह्म समाज हो या आर्य समाज हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, इन सब से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, विवेकानंद से, फिर आपका राजा राममोहन राय हो गया, दयानंद सरस्वती हो गए, इन सब से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप निश्चित तौर पर ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं, और ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। तो आप हमारे चैनल पर ये सारे वीडियोस देख करके आसानी से पढ़ सकते हैं, या फिर हमसे चाहे तो नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तो वो आता है आपका जनजातीय आंदोलन या क्षेत्रीय आंदोलन या फिर किसान आंदोलन इसको कहते हैं। ठीक है, कुछ आंदोलन किसानों ने किए थे, कुछ विभिन्न क्षेत्रों में जनजातियों के द्वारा किए गए थे, जैसे कुका आंदोलन हो गया, रामोशी विद्रोह हो गया, है ना। चाहे आप बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिरसा मुंडा का जो मुंडा विद्रोह था, मुंडा आंदोलन था, ये सब जो आपका है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, खासकर बिहार और झारखंड के क्षेत्र में जो आंदोलन हुए थे, जो जनजातीय आंदोलन या क्षेत्रीय आंदोलन हुए थे, उनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो ये सब निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा। आंदोलन कब हुआ, क्या उसका कारण था, और नेता कौन था, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप यदि लिस्ट भी एक रट लीजिएगा तो काम बन जाएगा आपका। और कौन सा आंदोलन कब हुआ, ये इसलिए पढ़ना है, इस संदर्भ में पढ़ना है कि पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, इसको आप क्रम से सजा सके। इस तरह का क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है पहले। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो जो प्रमुख क्षेत्र थे, प्रमुख स्थल थे, प्रमुख जो क्षेत्र थे जहां पर ये आंदोलन हुआ, इसके बारे में पूछा जाता है। मेनली तो आपका बिहार और यूपी का जो क्षेत्र है वहीं पर हुआ था। साउथ में थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। बिहार का एग्जाम है तो बिहार, झारखंड और यूपी, इन तीनों, झारखंड भी छोड़ दीजिए, बिहार और यूपी में जो प्रमुख क्षेत्र थे आंदोलन से जुड़े हुए, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वीर कुंवर सिंह से निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो 1857 की क्रांति में उनके बारे में देख लीजिएगा। बाकी लखनऊ से नेतृत्व किसका था, कानपुर से किसका नेतृत्व था, ये सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। तो किसका नेतृत्व कहां से था, किसकी लड़ाई किसके साथ हुई, किसकी लड़ाई किस युद्ध में किस अंग्रेज से लड़ते हुए हो गई थी, यह सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र जो है आंदोलन से अप्रभावित रहा, कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित रहा, है ना, या फिर ये जो आंदोलन था उसका कारण क्या था, उसके परिणाम क्या हुए, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो 1857 की क्रांति पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं वीडियो और आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट एक्ट्स बाय ब्रिटिशर्स, यहाँ पर आपका मेनली जो है 1773 ईस्वी से लेकर यहाँ पर 1773 से लेकर और 1947 तक जितने भी एक्ट्स बनाए गए थे उन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। चाहे वो 1773 का एक्ट हो या फिर पिट्स इंडिया एक्ट हो, 1813 का एक्ट हो, 1833 का एक्ट हो, 1858 का एक्ट हो, 1853 का एक्ट हो, 1861 का एक्ट हो, या फिर उसके बाद यदि बात करें तो इंपॉर्टेंट एक्ट्स में 1909 का एक्ट हो, 1919 का एक्ट हो, 1935 का एक्ट हो, या फिर उसके बाद जितने भी क्रिप्स मिशन हो गया, बेगल योजना हो गया, इन सब के बाद माउंटबेटन योजना हो गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम हो गया, इन सब के बारे में निश्चित तौर पर आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये सब के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। चाहे वो अधिनियम आपका शिक्षा से जुड़े हुए हो या फिर अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हो, उन सब के बारे में भी निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और छोटा सा चैप्टर आता है यहाँ पर कि विदेशों में जो क्रांतिकारी या फिर संगठन, कोई भी संगठन जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए बनाए गए थे, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, उनके बारे में पूछा जाता है।
और उन संगठनों ने जो पत्र एवं पत्रिकाएं निकाली, ठीक है, पत्र एवं पत्रिकाएं जो निकाली थी उनके बारे में भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा, ठीक। पत्र एवं पत्रिकाएं जो निकाली थी, पत्र पत्रिकाएं या फिर दैनिक पत्र वगैरह जो निकाला था या फिर मैगजीन वगैरह जो निकाला था वो सब निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारत का पहला अखबार कौन था, प्रथम हिंदी अखबार कौन था, प्रथम उर्दू अखबार कौन था, प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था, ये सब क्वेश्चन जो है बराबर पूछ लिए जाते हैं अक्सर, ठीक है। या फिर कौन सी पत्र पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी, ये भी क्वेश्चन बराबर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका एक चैप्टर आता है जो कि आपका कांग्रेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बाद विभिन्न जो संगठन स्थापित हुए थे, इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण संगठन स्थापित हुआ था वो था कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस के बारे में क्या क्या पढ़ना है, कांग्रेस के बारे में आपको पढ़ना है कि कांग्रेस का गठन, कांग्रेस का जो गठन हुआ था इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। कांग्रेस का जो विभिन्न अधिवेशन हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। विभिन्न जो अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के उसके बारे में पढ़ लेना है। इन अधिवेशनों में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे उनके बारे में पढ़ना है। इनके जो अध्यक्ष थे उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अध्यक्ष और विभिन्न जो निर्णय लिए गए थे उनके बारे में पढ़ना है। जैसे स्वदेशी आंदोलन जब हुआ, स्वदेशी आंदोलन की जब घोषणा की गई बंगाल विभाजन के बाद, तो स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया, है ना, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, इस तरह का। सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बने, सबसे कम उम्र में अध्यक्ष कौन बनेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है जैसे सूरत का अधिवेशन जहां पर कांग्रेस में फूट पड़ी थी उसके बारे में पूछा जाता है, या फिर लखनऊ का अधिवेशन जहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे, या फिर जो उग्रवादी और उदारवादी थे वो भी एक हो गए थे, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। लखनऊ अधिवेशन में ही रामचंद्र शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था, इसलिए भी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। लखनऊ अधिवेशन के बाद ही आपका अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, इसके बारे में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। लखनऊ में ही 1936 में स्थापना हुई थी, है ना। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बराबर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, या फिर आपका लाहौर का अधिवेशन जो था 1929 का, जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी, तो ये सब जो अधिवेशन जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में पूछा जाता है। या फिर करो या मारो का नारा जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, उसका प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था, ये सब क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, है ना, कहां पर वो अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन था, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गांधी जी कहां पर अध्यक्ष बने थे, पहली बार गांव में अधिवेशन एकमात्र बार जो कांग्रेस का हुआ था वो कहां हुआ था। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है कांग्रेस अधिवेशनों से रिलेटेड ये निश्चित तौर पर आपका पूछा जाता है, और जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसके बारे में भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो याद जरूर रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम थे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे उनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपका पूछा जाता है, तो याद जरूर रखिएगा, ठीक है। जैसे बंगाल विभाजन है और उसी के बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ, है ना, तो इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा उदारवादी नेता कौन थे, उग्रवादी नेता कौन थे, उदारवादियों की नीतियां क्या थी, उग्रवादियों की नीतियां क्या थी, है ना, उन सब के जैसे तिलक हो गया, लाल बाल हो गए, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिरोज शाह मेहता वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रोशन लाल, या फिर काकोरी षड्यंत्र, या फिर कामागाटामारू घटना, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। जैसे काकोरी षड्यंत्र वगैरह हो गया, या फिर आपका भगत सिंह ने जो असेंबली में बम फेंका था इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सैंडर्स की जो हत्या की थी भगत सिंह जी ने उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन सब के बारे में निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा उदारवादी नेताओं में बात करें तो उदारवादियों की नीति क्या थी, प्रमुख नेता कौन थे, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर, ठीक है।
इसके बाद आ जाता है गांधी युग में। तो गांधी युग में आपका सबसे पहला जो आ जाता है वो बिहार से रिलेटेड चंपारण सत्याग्रह आ जाता है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन हो गया, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद असहयोग आंदोलन चौरी चौरा से समाप्त हुआ, तो चौरी चौरा घटनाक्रम के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्रांतिकारी घटनाक्रम में बात करें तो जलियांवाला बाग के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, जलियांवाला के बारे में जरूर निश्चित तौर पर पढ़िएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर आप कांग्रेस में जो फूट पड़ा था सूरत अधिवेशन में, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब जो घटनाक्रम है निश्चित तौर पर आपको पढ़ना है। और इसके बाद गांधी युग में बात करें तो सविनय अवज्ञा हो गया या फिर आपका गोलमेज सम्मेलन हो गया। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको कहा जाता है, गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। गांधी इरविन पैक्ट हो गया। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट हो गया, या फिर आपका इसके अलावा पूना समझौता जो हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपका ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। आजाद हिंद फौज हो गया या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, इसके बारे में निश्चित तौर पर पढ़ना है। और इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स मिशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर आपका बेबेल योजना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बेबेल योजना से इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, तो आपको याद होना चाहिए। बेबेल योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपका माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के बारे में पूछा जा सकता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट है आपको निश्चित तौर पर याद रखना है। जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व थे, कुल मिलाकर के की बात करें तो जितने भी प्रमुख घटनाक्रम हैं आजादी से जुड़े हुए, घटनाक्रम हो गए या फिर व्यक्तित्व हो गए, जितने भी व्यक्तित्व हो गए, ठीक है, या फिर प्रमुख स्थान हो गए, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व, घटनाक्रम और स्थान, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए ये सारे पॉइंट्स आपको निश्चित तौर पर पढ़ने हैं। और खास करके जो सबसे ज्यादा पढ़ना है वो ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, बिहार की भूमिका जो है वो निश्चित तौर पर आपको पढ़ना है। ये एक अलग से पॉइंट ही दिया हुआ है, आपने सिलेबस यदि देखा होगा तो। ठीक है, हालांकि ये बिहार स्पेशल में पढ़ना है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में भी इस पर आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इतिहास में अगर ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं तो इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर करना है, और उसके लिए या तो एसके पांडे पढ़िए या फिर स्पेक्ट्रम पढ़िए, और घटना चक्र से प्रैक्टिस जरूर कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और मॉक टेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं उतना ज्यादा लगाइए। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करें तो एशियन हिस्ट्री में भी मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो उसमें पूरी स्ट्रेटजी मैंने बताया था और बुक लिस्ट भी बताया था। तो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री ये दोनों आप लूसेंट से पहले कर लीजिए, और उसके बाद चाहे तो एसके पांडे से कीजिए या फिर घटना चक्र से निश्चित तौर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। इससे ज्यादा बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और मेरा वीडियो यदि देख लेते हैं एंशिएंट का और मॉडर्न का, मेडिएवल अभी मैंने नहीं बनाया है लेकिन अगले 2 महीने में आपको मेडिएवल कंप्लीट करा दूंगा, तो ये यदि आप देख लेते हैं, वीडियो यदि देख लेते हैं, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होने वाला है आपका। ठीक है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, वहां से बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ बीपीएससी का एग्जाम, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, तो अब क्या आएगा, है ना। तो इसलिए निश्चित तौर पर आप बना सकते हैं वहां से वीडियो देख करके। इस बार आपने देखा होगा कि बीपीएससी में या फिर सीडीपीओ में क्वेश्चन आसान थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन जो थे वो अमूमन आसान थे, बाकी सब की तुलना में हिस्ट्री का क्वेश्चन आसान था। लेकिन आपको हल्के में लेकर बिल्कुल नहीं चलना है, आपको हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। हिस्ट्री, बायोलॉजी जैसा मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री, साइंस,
करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, इन 4 सब्जेक्ट पर निश्चित तौर पर ध्यान देना है। 100 से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको खूब मन लगा के पढ़िए और कहानी के तौर पर पढ़िएगा। जैसे मैं समझाता हूं तो आपको आसानी से समझ भी आएगा और पढ़ने में रुचि भी जगेगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। लेकिन चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि पहले से सदस्य हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक तो बनता है ना यार, लाइक नहीं कीजिएगा तो ये क्या होता है, मोटिवेशन जो होता है ना, एक कलाकार, हम जैसे टीचर जो होते हैं ना वो भी एक कलाकार ही होते हैं। जैसे कलाकार को तालियों की भूख होती है वैसे ही हमें भी लाइक्स और कमेंट्स की भूख होती है। तो आप लाइक्स और कमेंट्स देते हैं ना तो उससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है और भी अच्छे वीडियोज बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। बाकी कल परसों से आपको रेगुलर वीडियोज मिलने शुरू हो जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग चलेंगे। बस एक दो वीडियो और बनाना है ताकि सब्जेक्ट वाइज मैं बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग निश्चित तौर पर रेगुलर वीडियोज आएंगे। मीडिएवल हिस्ट्री के आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के आएंगे, ज्योग्राफी के आएंगे, साइंस के आएंगे। इन चारों सब्जेक्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे और फिर बीपीएससी का भी बैच आएगा 68th के लिए और साथ में बिहार एसएससी का भी बैच आएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। सारे नए टीचर्स होंगे, मेरे अलावा भी बहुत सारे टीचर्स आएंगे जो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो फुल फ्लेजेड तैयारी हमने कर ली है और आपके साथ हम लगातार जुड़े रहेंगे। आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। अब इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।